वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज मैं चैप्टर 6 जो 5 है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से मैं आपके लिए दोबारा से जो सेल का पार्ट हम शुरू कर रहे थे साइंस मैराथन क्लासेस में, जो एएमयू बोर्ड्स और जेएमयू के जेएमआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं आज फिर आपके लिए साइंस की वीडियो लेकर आया हूं जो सेल पार्ट को डिवाइड करेगी, सेल पार्ट को बताएगी और सेल के बारे में डिटेल से बताएगी कहाँ कहाँ पे सेल्स क्या क्या काम करती हैं और सेल्स किस तरीके से वर्क करती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए साइंस क्लियर क्लासेस पर जो जो अपडेट्स आपको मिलती रहें उन अपडेट्स के साथ जुड़ा रहिए। और आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। आपको साइंस की बहुत बेस्ट इन्फॉर्मेशन और साइंस की बहुत बेस्ट आपको एक तरीके से तैयारी यहाँ मिलेगी, चाहे वो बोर्ड्स की हो, चाहे वो एएमयू की हो, चाहे जेएमआई की हो, चाहे वो फिर नीट की हो, चाहे फिर वो जेई की हो, या दूसरे एग्ज़ाम जहाँ जहाँ साइंस पूछी जाती है उन सब के लिए हमारे पास हम बहुत अच्छी तरीके से आपको उनकी जो है सारा मार्गदर्शन करेंगे, सारी आपको गाइड करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ साइंस क्लियर क्लासेस पर और आपकी कंप्लीट तैयारी कराएंगे, एएमयू की हो चाहे जेएमआई की हो। कभी कभी वीडियो अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना हूँ आपसे। और आज जो हम क्लास लेकर आए, हमने इसका नाम मैराथन इसलिए रखा है मेरे दोस्तों कि मैराथन क्लासेस का मतलब ये हम इसमें बहुत तेज़ी से सिलेबस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। 1 या 2 दिन में या 3 से 4 दिन में यूनिवर्सिटी अपडेट कर देगी डेट को, जिस भी डेट को वो एग्ज़ाम कराना चाहती है। तो इसलिए हमने जो है मैराथन क्लास के नाम से इसका नाम रखा है, यानी हम जल्दी जल्दी ईजिली जो है चीज़ों को पढ़ेंगे, जिससे हमारे पास बोर्ड्स की भी हमारे पास क्लियर हो जाए और सीधे सीधे एंट्रेंस भी हमारा क्लियर हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ जो है हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और फिर से मेरी आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, और जो पुराने व्यूवर्स हैं, पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करके आइकन को भी दबाइए, ताकि जो है आपको नई जो वीडियो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। इसी हम फ्रेंड्स थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, आपने जल्दी जल्दी से ट्रिप्स में पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा था कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था और इन्होंने ये अपने माइक्रोस्कोप से खोजा था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था शील्डेन और श्वान। इन्होंने 1838 में और 1839 में एक सेल थ्योरी दे दी थी, जिसमें बताया था कि सारी सेल जो होती हैं प्री एक्जिस्टिंग सेल से पैदा होती हैं। सारी सेल्स, सारा शरीर दुनिया में जितने भी हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और तीसरी जो बात बताई थी कि एवरी सेल जो है जनरेट करती है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बता दी थी। और सेल के बारे में हम इतना जान गए थे कि रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल में उसको देखा था। और कॉक सेल क्या होती है? एक तरीके से डेड सेल होती है। अगर हम बात करें, अब हम पढ़ेंगे आगे चल के, कह रहे हैं द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज़ नॉट नोन दैट a single cell may constitute a whole organism as an amoeba। जब जो इन्फॉर्मेशन आई then the information of magnifying lens led to the discovery of the microscopic world। It is now as a single cell। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें पूरी जीवन जो एक सिंगल सेल बनी रहेगी और वही सिंगल सेल उनको लाइफ देगी, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब। जो थोड़ा सा इनकन्वेंशन था वीडियो में, तो हमने आगे आते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम और ल्यूग्लिना जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। क्लाइडोमोनास एक आपका जो होता है, क्लाइडोमोनास ये आपका एक एल्गी होता है। ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का आपका जो हैगा वो यूनिसेलुलर है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड unicellular organism। uni equal to single, one on the other hand many cells group together in a single body and assume the different function in it to form various body parts in multicellular organism। कहने का मतलब ये है कि कुछ जीव ऐसे होंगे जो पूरी लाइफ अपनी कैसे रखेंगे, यूनिसेलुलर के रूप में ही रखेंगे, जैसे हमारे पास अमीबा, जैसे हमारे पास पैरामीशियम, जैसे हमारे पास यूग्लिना। हम आपको इमेज से दिखवा रहे हैं कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना किस तरीके के होते हैं। ये हमारे पास एक अमीबा है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, और ये पूरी यूनिसेलुलर होता है। देखिएगा इसमें जो ये पूरी बॉडी जो है ये यूनिसेलुलर एक तरीके से यहाँ आपको दिख रही होगी। ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी जो बॉडी है ये इसकी यूनिसेलुलर होती है। और यूनिसेलुलर के साथ साथ इसमें जो है एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि ये जो इसकी जगह जगह दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, इन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये जगह जगह बन जाते हैं
और जगह जगह बनने के साथ में इसकी बॉडी को जो है मूवमेंट भी कराते हैं, साथ में इंजेक्शन भी कराते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इंजेक्शन कौन कराता है और जो हैगा उसको मूवमेंट कौन कराता है। तो इसी तरीके से पैरामीशियम भी होते हैं, यूग्लिना भी होते हैं, ये बहुत सारे तरीके के जो है एक आपके अमीबा होते हैं। तो इसको आपको इस पॉइंट को याद, हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं यहाँ पे कि मल्टी का मतलब था बहुत सारे। तो फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं हमारे पास, याद रखिएगा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल। फंगी, प्लांट्स और एनिमल क्या होते हैं आपके, ये आपके जो है फंगी एक तो, ठीक है, क्या है आपका, एक तो फंगी और एक आपका प्लांट्स और एक आपका एनिमल्स। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। बड़ी सुन के भी अजीब बात लगती है ना कि एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर कैसे हो गए। देखिए, जब हम पैदा होते हैं अपने माता पिता के द्वारा, तो हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म के जो माँ बाप होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनके पास एक एक सेल होती है। कितनी होती है, यदि वो आदमी है तो XY और औरत है तो XX। तो इसमें से कोई एक जो है बच्चे को मिल जाता है और दो एक एक करके, और वो बच्चे का जो है सेल्स पहुंच जाती है, बच्चे की सेल्स में पहुंच जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसको, ये एक एक्टिविटी है, इसे हम स्किप कर देंगे। अब उसके बाद आपसे कह रहे हैं, सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट काइंड की सेल हो सकती हैं। आपको पिक्चर्स से दिखाया गया है, यहाँ पर एक पिक्चर है, देखिए, दैट इज़ द स्मूथ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे एक स्मूथ सेल है, यहाँ पर आपको दिखाई है इन्होंने, ये है आपकी स्मूथ सेल। ठीक है, उसके नीचे अगर आप फिगर देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ये ब्लड सेल दिखाई गई हैं, बालूशाही के आकार की होती हैं। ये आपको नर्व सेल दिखाई गई है, ये नर्व सेल है। ठीक है, उसी के नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा तो आप देखेंगे, इसे कहते हैं आपका ओवम। ठीक है, और ये बोन सेल है, ये आपको फेट सेल दिखाई है और ये स्पर्म दिखाई है। इस सबको देख के एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि सारी सेल का शेप, सारी सेल का साइज़ एक जैसा नहीं होता है। अलग अलग परफॉर्म करने के बेस पे, अलग अलग फंक्शन करने के बेस पे इनका जो साइज़ और शेप होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, आ भी गया, लिखा हुआ है, द शेप एंड द साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो बात मैंने अभी बताई थी आपको कि जो साइज़ है सेल्स का और फंक्शन जो है वो उस पर बेस्ड होता है जहाँ पर वो पाए जाते हैं। सम सेल्स जैसे अमीबा हैं, वो अपने शेप बदलती रहती हैं, और इस तरीके से इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। तो जो शेप होता है अमीबा का वो फिक्स भी हो सकता है, ठीक है, और वो मोर लेस फिक्स भी हो सकता है, पेडिकुलर टाइप का होता है। नर्व सेल के पास एक स्पेशल टिपिकल शेप होता है। ईच लिविंग सेल पे कैपेसिटी होती है कि वो परफॉर्म करे सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म्स, कि हर वो फंक्शन करे जो किसी भी लिविंग का बेसिकली फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। कोई भी लिविंग सेल भाई करेगी कैसे फंक्शन, तो समझेंगे। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन। आप देखते हैं कि आपको खाना को डाइजेस्ट करने के लिए माउथ दिया गया है, उसके बाद ईसोफेगस दी गई है, उसके बाद आपका जो स्टोमक है वो दिया गया है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन दी गई है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन दी गई है। अगर आप सांस लेने की बात करें तो उसके लिए आपको लंग्स दिए गए हैं बच्चों, और उसके बाद क्या दिए गए हैं, उसके बाद आपको जो है एलोवेली सैक दिए गए हैं, एलोवेलर जो सैक दे रखे हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग पार्ट्स दिए हैं उन्होंने, भगवान ने आपको बनाए हैं। तो इसी तरीके से सेल्स के अंदर भी लेबर का डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। इन दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फंक्शन करती है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड टू स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना और स्टोमक का काम है डाइजेस्ट करना। तो सिमिलरली जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो बिल्कुल एक सिंगल सेल की तरह इसमें दिखाई देता है। उसके बाद इन फैक्ट दैट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नॉन एज अ सेल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के पास में कुछ ना कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं, उनको सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और हर ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करता है स्पेशल फंक्शन को, जैसे कि कुछ न्यू मटेरियल बनने हैं, क्लियरिंग अप द वास्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कोई भी सेल एबल होती है लिव रहने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। कोई भी सेल यदि कोई काम करती है, स्पेसिफिक फंक्शन करती है, तो उसका रीज़न केवल बेटा यही है बच्चों, यही है दोस्तों, यही है कि वो उसके अंदर ऑर्गेनीज होते हैं। दीज ऑर्गेनीज
टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट। ये ऑर्गेनीज जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेसिक यूनिट को, जिसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सम ऑर्गेनीज नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड। ये बड़े मज़ेदार चीज़ है ये समझना कि जो सेम ऑर्गेनीज होते हैं वो सब में लगभग होते हैं। इस बात से मुराद नहीं है, इस बात से मतलब नहीं है कि वो कहाँ मिलते हैं। क्वेश्चंस हैं, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। आप लिखेंगे सिंपली रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 एंड हाउ ही डिस्कवर्ड द सेल बाय हिज ओन सेल्फ माइक्रोस्कोप। Why is the cell called the structural and functional unit of the life? Because the life is dependent on the all activity of the cell. So we can say that life फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। हमने भी पीछे पढ़ लिया कि सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें आपका कहते हैं सेल के ऑर्गेनीज। अब वो हर सेल में होते हैं कुछ स्पेशल पार्ट, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये सारी एक्टिविटी जहाँ होती रहती हैं इन फीचर्स से पता चलेंगी। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ये आपको पढ़ना है, पॉइंट ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर हो गया, अभी देखते हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये बाहर की वो लेयर है, जिस तरीके से इस तरीके से सेल होती है तो ये बाहर की वो लेयर है जहाँ से सेल जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग हो जाती है। और इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ भी कर सकती है और परमिट भी करती है किसी चीज़ को कि क्या उसके अंदर जाता है, क्या उसके अंदर नहीं जा सकता। जिस तरीके से एक बॉर्डर पे पुलिस लगी होती है या बॉर्डर पे जो है आर्मी वगैरह लगी होती है, तो ये तय करती है कि कौन सी चीज़ अंदर जा सकती है, कौन सी चीज़ अंदर नहीं जा सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन भी इस तरीके से एक आर्मी जैसा काम करती है। ठीक है, it also prevent the movement of other some material the cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane। इसलिए हम अपनी इस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ को ले जा सकती है और किसी चीज़ को ये अंदर नहीं जाने देती है। तो इस तरीके से हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़न से चले जाते हैं। मैं आपको डिफ्यूज़न अलग से बता रहा हूँ, इनसे भी थोड़ा अलग। देखिए डिफ्यूज़न क्या है, जब कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाती है तो इसे डिफ्यूज़न कहते हैं। सिंपली समझिएगा कि कोई भी चीज़ जब हायर से लोअर की तरफ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, उसे डिफ्यूज़न बोलेंगे। हमने स्टडी किया है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न अर्लियर चैप्टर्स में, और वहाँ पे हमने स्पॉन्टेनियस मूवमेंट देखा कि एक सब्सटेंस होता है जो रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लो की तरफ चला जाता है। ये भी हमने पढ़ लिया इसको। तो इस तरीके से समथिंग कुछ सिमिलर हैपेंस होता है सेल में। कुछ सब्सटेंस जैसे CO2 जो सेलुलर वेस्ट रिक्वायर्स भी है, बॉडी से बाहर होना चाहिए, कभी कभी ये हाई कंसंट्रेशन में सेल में रुक जाते हैं। इससे जो द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाता है और द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 क्या हो जाता है, लो हो जाता है एज कम्पेयर द इनसाइड ऑफ द सेल। यानी सेल के अंदर के मुकाबले बाहर का जो कंसंट्रेशन होता है वो लो हो जाता है। एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। और जैसे जैसे डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 में इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, CO2 मूव्स कर जाती है आउट की तरफ को। जिस तरह से एक रीजन से हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन हम पहुंच जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद CO इस तरीके जो O2 होती है वो भी इस तरीके से एंटर करती है बॉडी में। ठीक है, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज। जब सेल का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ डिक्रीज होता है तो हम बाहर से गैस निकाल के अंदर से गैस निकाल के बाहर कर देते हैं। द डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन द सेल एज वेल एज सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से सेल के बीच में और जो एनवायरनमेंट के बीच में ये एक मोड का काम करता है। वाटर भी इसी ओबे को ला करता है डिफ्यूजन के। और जब वाटर का इस तरीके से मूवमेंट होता है तो इसे स्पेशली जो है ओस्मोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समझ लीजिए जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो इसको जो है ओस्मोसिस कहते हैं।
The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water, thus osmosis, the passage of water from a region of higher water concentration through a selectively permeable membrane to the region of low water। जैसा मैंने अभी आपको बताया पीछे कि वाटर का मूवमेंट जब सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा तो इसे पी क्या कहेंगे, इसे ऑस्मोसिस कहेंगे। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन और शुगर ऑफ साल्ट इन वाटर। देखिए क्या होता है अगर ये तीनों चीज़ें होंगी, हम यहाँ पे 3 स्टेट समझेंगे, इससे ज़्यादा मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। अगर कोई सेल हायर वाटर कंसंट्रेशन में रखी जाती है तो उसका ये मतलब होता है कि वो सेल क्या है, आउटसाइड जो सॉल्यूशन है उस सेल के वो बहुत ज़्यादा कैसा है, डाइल्यूट है। देखिए ध्यान से देखिए, ये सेल रख दी हमने और ये वाटर का है, ठीक है। तो उसका मीनिंग है कि जो आउटसाइड जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, और इस तरीके से जो सेल है वो गेन कर लेती हैं और ये सॉल्यूशन जो है एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर सेल किसी ऐसे पानी में रखी जाती है जिसका कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा लो है तो हम बोलेंगे कि वो कंसंट्रेट है, और यहाँ पर सेल जिस कंडीशन में रखी रहेगी उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। और जहाँ पर मीडियम का सेल पे कोई इफेक्ट नहीं आए लेयर के अंडर में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रखें और कोई ये हमने रखी सेल और ये हमने जो है सेल के अंदर रख दिया इसको किसी, और कोई असर नहीं आए तो इसको आपका कहेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो हम अगर इसे सम अप करें तो हम समझ गए कि अगर किसी भी चीज़ को एक डाइल्यूट वाटर में रखते हैं तो उस स्टेट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा, और अगर कंसंट्रेट वाटर में रखते हैं तो उस कंडीशन को जो है आपका क्या कहा जाएगा, उस कंडीशन को हाइपरटोनिक कहा जाएगा। और अगर सेम एनवायरनमेंट है दोनों चीज़ों का तो फिर जो है इसको क्या कहेंगे, इसको आइसोटोनिक हम कहेंगे। तो डिफ्यूज़न एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में एंड वाटर में इन द लाइफ ऑफ अ सेल। सेल की लाइफ में जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इन एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। सेल को अपने एनवायरनमेंट से भी न्यूट्रिशन मिलता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट द सेल ऑफ द थ्रू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग द एनर्जी। लेकिन जो ये ट्रांसपोर्ट होता है इसके लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमें मिलती है ATP से। कहाँ से मिलती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपका वो फ्लेक्सिबल है और मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 2005 में और 2006 का जो पेपर था AMU का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो आप यहाँ से समझिएगा कि लिपिड की बनी होती है, गलती इसमें थोड़ा सा हो गई, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम थी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, जैसे मैंने बताया पीछे भी आपको। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन की होती है वो इनेबल्स करती है सेल को अंदर खाना लेने के लिए, बाहर करने के लिए, जैसा कि अमीबा के केस में मैंने आपको बताया था। और इस तरह से ये प्रोसेस होती रहती है। तो आज के सेल पार्ट 2 में इतना ही, और जो है इसके क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन द एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो हमने अभी जैसा पढ़ा पीछे कि इसको डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, और ये हाइपोटेनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन के हिसाब से इसमें इन और आउट होता है। पानी वाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन। हम सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अभी हमने आपको बताया था कि वो सेलेक्ट करती है क्या चीज़ एंटर हो सकती है, क्या चीज़ एग्जिट हो सकती है। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। सेल के पार्ट 3 में मैनाथन क्लासेस में हम इसी टाइम पे फिर हाजिर होंगे आपके लिए यही वीडियो लेकर। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो, एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और जो बेल का आइकन नीचे दिया गया है उसको भी दबाइए ताकि आपको नई वीडियो। और अगर किसी पॉइंट में आपको कन्फ्यूज़न है तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, और कोई किसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिखिए, हम ज़रूर आपके न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द ऑल वीडियो।